बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है बिग फर्म्स में काम करने का, और वो सपना बहुत सारे फील्ड से अचीव किया जा सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड सेक्रेटरी। तो आज हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अवनीपुरी मैम, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी कि उन्होंने सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट में कैसे गए, और बहुत सारा जो कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है मैम के पास, फ्रेशर से अभी क्या कर रही है मैम, वो सब शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आप ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। Hello. So I am CA Avnipuri, qualified in May 25 attempt, and I am working in one of the big four, PwC. And I would like to share my journey. Like CA, I started after 12th. मतलब बीकॉम के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई स्टार्टेड आफ्टर 12th क्लास। एंड मेरी मम्मी ने मुझे इसके लिए सजेस्ट किया कि यू शुड डू सीए। उन्होंने कहीं देखा था सीए इज़ अ वेरी गुड कोर्स एंड ऑल, तो उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया। एंड स्टार्टिंग में आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ द सीए। लाइक मैंने सुना था बहुत अटेम्प्ट्स लगते हैं इसमें, एंड एक पेपर में भी फेल हो गए तो आपको सारे पेपर दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये सब डर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो मैंने तो मना कर दिया था कि मैं सीए नहीं करूँगी, क्योंकि ये सब मैं नहीं, मैं सिंपल ग्रेजुएशन करूँगी एंड कोई ना कोई एग्ज़ाम दे के एंड ये सब करूँगी। बट देन मेरी एक फ्रेंड थी क्लासमेट स्कूल में, शी डिसाइडेड टू डू सीए एंड शी वाज़ माय वेरी गुड फ्रेंड। एंड उसने मुझे भी मोटिवेट किया कि यार सीए ही करते हैं, मतलब इट्स अ वेरी गुड कोर्स, अगर एक बार ही हो गया ना तो लाइफ सेट है, ऐसा करके इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। सो मेरे दिमाग में भी आया कि ठीक है, वैसे भी मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी, तो वो सब कुछ सोचते हुए आई डिसाइडेड कि ठीक है, सीए करनी चाहिए। एंड आई स्टार्टेड सीए आफ्टर 12th। एंड देन आई स्टार्टेड कोचिंग फॉर फाउंडेशन। 3 लेवल्स होते हैं ना, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एंड और फाइनल। तो फाउंडेशन के लिए कोचिंग स्टार्ट करी एंड ठीक है, दिए एग्जाम्स, क्लियर हो गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो आई थॉट कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई फाउंडेशन, सीए बहुत आसान है, हो जाएगी बस फटाफट, अब तो टाइम लगेगा नहीं। बट उसके बाद आया कोरोना, आ गया था। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, फाउंडेशन के एग्जाम दिए थे, क्लियर हुए, 2020 आ गया। एंड तब तो फिर कोविड आया एंड सब कुछ घर पर, सब कुछ कोचिंग वगैरह सब घर पर हो गई, वर्चुअल, ऑनलाइन। एंड फिर मैंने इंटर के एग्जाम्स दिए, मैंने बहुत ग्रुप्स दे दिए एक साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई फाउंडेशन तो हो गया, अब तो सी एस आने हो जाएगी। एंड तो वो मैंने ऐसे दे तो दिया, बट वो हुए नहीं क्लियर, क्योंकि ज़्यादा ही आई थिंक कॉन्फिडेंस आ गया था, तो वो बहुत ग्रुप्स नहीं हुए। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे एक-एक ग्रुप करके देना चाहिए, इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। सीए है तो मुझे तब पता चली रियलिटी ऑफ सीए कि भाई इट इज़ नॉट दैट ईज़ी। फिर मैंने सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप दिया, वो क्लियर हो गया। एंड देन सेकंड ग्रुप दिया, उसमें भी 2 अटेम्प्ट लगे, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है ऑडिट, एंड दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट। इसमें 40 मार्क्स स्कोर करना भी, लाइक भाई कितना, मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ता है कि 40 मार्क्स आ जाए, मतलब 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं। तो उसकी वजह से तो अटेम्प्ट लग गए सेकंड ग्रुप में 2, एंड देन क्लियर हुआ। आई स्टार्टेड माय आर्टिकलशिप। वो मैंने लोकल ही करी, यमुनानगर से ही, क्योंकि मेरे इंटर में अटेम्प्ट लग गए थे, तो मैं बाहर नहीं गई। मुझे ये था कि मैं अपना ग्रुप क्लियर करूँ पहले इंटर, बाहर जाऊंगी तो फिर बड़ी फॉर्म्स में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है प्रिपरेशन का। तो मैंने यहीं पे आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी थी एंड सेकंड ग्रुप मेरा हो गया था क्लियर इन बिटवीन द आर्टिकलशिप। फिर आर्टिकलशिप करी मैंने अपनी सिटी से, आई एम फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा, तो मैंने वहीं से करी। और फिर इंटर भी क्लियर हो गई थी एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सीए फाइनल्स। उसके बाद मैंने सीए फाइनल का भी दिए एग्जाम्स एंड उसमें मेरे 2 अटेम्प्ट लगे, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड देन सेकंड अटेम्प्ट। और सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली मेरा क्लियर हो गया। मई 25 जो था उसमें ही मेरा क्लियर हुआ, रिजल्ट्स आए थे जुलाई 25 में। तो उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज एंड इंटरव्यू वगैरह मैंने दिए। फर्स्ट इंटरव्यू मेरा केपीएमजी इंडिया में था, जो कि रिजल्ट आने के 2 दिन बाद ही था, एकदम से शेड्यूल हो गया। एंड इट वाज माय लाइफ फर्स्ट इंटरव्यू। मैंने उससे पहले कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, क्योंकि आर्टिकलशिप मैंने लोकल की थी, वहाँ कोई इंटरव्यूज होते नहीं है। एंड उससे पहले कभी नहीं दिया था, तो इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। तो मुझे पता ही था कि फर्स्ट इंटरव्यू है, कुछ अभी पता तो है नहीं, तो वो क्लियर तो नहीं होने वाला है।
बट ठीक है, मेरे को था कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि कैसे इंटरव्यू होता है, क्या प्रिपरेशन करनी होती है एंड ऑल। तो मैंने वो दिया फर्स्ट राउंड एंड उसके 2-3 राउंड्स थे, तो फर्स्ट राउंड में भी मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था लाइफ का मेरा, तो मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं था। मुझे था कि आई हैव लर्न्ड फ्रॉम दिस इंटरव्यू। एंड देन फिर इंटरव्यूज बाकी जगह देने शुरू करे, डिलॉयट एंड पीडब्ल्यूसी का तो मैंने कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही दिया था। ऐसे कैंपस प्लेसमेंट कंडक्ट करती है, तो यार उसमें कंपनीज शॉर्टलिस्ट करती हैं, तो मुझे पीडब्ल्यूसी का आया था और 1-2 कंपनीज का और आया था। एंड पहला इंटरव्यू मेरा पीडब्ल्यूसी का ही था उस दिन। तो पीडब्ल्यूसी का दिया मैंने शाम को, उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेज दिया एंड उन्होंने डेडलाइन रख दी कि नेक्स्ट मॉर्निंग से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना है, नहीं तो मतलब जाएगा आज से। तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑब्वियसली पीडब्ल्यूसी इज़ वन ऑफ द बिग 4, मैं उस कंपनी को क्यों ही छोड़ूँगी, तो मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। एंड एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको जो बाकी कंपनीज़ ने भी शॉर्टलिस्ट किया, आप उनके इंटरव्यू दे ही नहीं सकते। तो मैंने वो फिर नहीं दिया क्योंकि दे ही नहीं सकती थी। मैंने पीडब्ल्यूसी का एक्सेप्ट कर लिया था। ऑब्वियसली पीडब्ल्यूसी बिग 4 है, उससे बड़ी अपॉर्च्युनिटी मुझे क्या ही मिलती। तो मैंने पीडब्ल्यूसी का ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया था एंड उसके ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स के बाद मेरी जॉइनिंग हुई थी पीडब्ल्यूसी में। और अभी मुझे जॉब करते हुए मोर देन 6 मंथ्स हो गए हैं वहाँ पे एंड इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस सो फार। सो दिस मैम इज़ आपने ऑल जो दैट आई ट्रक्स वांट। बताए आपकी ये जर्नी के, तो ये जैसे जो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, तो उनको ये डाउट रहता है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं उनकी जर्नी चाइल्डहुड से बहुत वो इंटेलिजेंट होते हैं या फिर बहुत ज्यादा मतलब वो अपने बारे में सोचते हैं कि हाँ ये रीजन कैसे हुआ किसी भी चीज का। तो आपका चाइल्डहुड जर्नी कैसा था, स्कूलिंग जर्नी कैसा था? और बहुत लोगों का ये रहता है कि इन्वायरमेंट बहुत प्ले रोल करता है आपके फ्यूचर में, कि आपके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके क्वेश्चंस को कैसे रिप्लाई करते हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं। तो ये आपके इन्वायरमेंट कैसे थे? ओके, तो मेरी मम्मी तो बहुत एजुकेटेड हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह उन्होंने की हुई है, तो शी इज़ वेल एजुकेटेड। तो वो तो मेरे और मेरे भाई की स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस थी, मतलब वो चाहती थी कि हम दोनों ही कुछ ना कुछ कोई बड़ा कोर्स करें एंड बड़ा लेवल पे स्टैंड करें। उनका तो शुरू से ही सपना था। पापा इतने एजुकेटेड नहीं है, लाइक दे नॉर्मली बस, ज़्यादा उन्होंने नहीं करी है स्टडीज़। तो उन्हें कोई इतना नहीं था, बट मम्मी को तो बहुत ज़्यादा था। मम्मी तो स्टार्टिंग में ही रहती थी, तो मम्मी ने ही दिमाग में डालना शुरू करा था, ये कर ले, ये कर ले। मतलब सीए मैंने मना कर दिया था, मम्मी कहती है इसकी प्रिपरेशन कर ले, उसकी कर ले, कि मतलब कुछ तो बढ़िया-सा मतलब बन जाए लाइफ में और मतलब इंडिपेंडेंट रहूँ आगे जाके, तो उन्हें बहुत था। एंड फ्रेंड्स, यस, मतलब मैं क्लास में मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट थी, बट मैं यस जो लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोज़ीशन आती है उसमें मैं आती थी। तो मतलब फिर मेरे कनेक्शंस उन्हीं के साथ ही थे, मतलब अच्छे बच्चों के साथ ही थे पढ़ने वाले। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम जो तीनों आते थे, लाइक उन हम तीनों ने ही सीए स्टार्ट की एंड हम तीनों ही आज सीए हैं। हम तीनों ने, इट्स अ कोइंसिडेंस कि हम जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में आते थे, तो तीनों ने ही सीए स्टार्ट करी थी, थोड़ा आगे-पीछे, एंड इस टाइम पे तीनों सीए हैं, वो भी एक ही अटेम्प्ट में बने, मई 25 में ही बने हैं तीनों। सो इट वाज़ जस्ट अ लक। तो फिर इसलिए तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल भी अच्छा ही था, बुरा नहीं था। तो बट मेरे 12th क्लास में सिर्फ 80% ही आए थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो सीए स्टार्ट करते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट लोग ही करते हैं एंड वही क्लियर कर पाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन जब मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की थी सीए की फर्स्ट लेवल फाउंडेशन, तब जो बहुत बड़ा बैच था 40 टू 45 स्टूडेंट्स का, तो उसमें कुछ 1-2 मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी 12th में परसेंटेज थे 98%, 98.5%। एंड हम तो ऐसे होते भाई इतने हाई परसेंटेज वाले हैं, इनका तो भाई क्लियर ही है, ये तो फट से निकाल देंगे, इनको तो पढ़ने में दिक्कत भी नहीं होती होगी ये वो। एंड जब रिजल्ट आया तो फाउंडेशन का तो हमारा क्लियर हो गया एंड उनका अटेम्प्ट लग गया। उनका फाउंडेशन फर्स्ट लेवल जो बहुत इजी होता है, बेसिक होता है, उनका वो भी क्लियर नहीं हुआ। तो तब हमें उस बात मतलब लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हाई परसेंटेज वाले ही सीए कर सकते हैं। तो उस बात जब वो हमारा रियलिटी में हमने देखा तो हमें पता चला कि ये बात सच है कि सीए कोई भी कर सकता है। इवन अ 50-60% वाला स्टूडेंट कैन आल्सो डू अ सीए और 90% वाला कैन आल्सो डू सीए। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई क्राइटेरिया है।
अपने अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। लाइक वही मैंने तो सीए पहले स्टार्ट कर ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं थी। मेरे अंदर डर था कि भाई क्लियर नहीं होता है, ये अटेम्प्ट्स लगते हैं वो, तो मैंने तब तक नहीं करी। बट जब जैसे भी मेरी फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट किया, कैसे भी जब जब मेरे खुद माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि यस मैं सीए कर सकती हूँ और मतलब मुझे करनी ही है, तभी मैंने सीए स्टार्ट करी एंड तो इसलिए मैं सीए बन पाई। मतलब अटेम्प्ट भी लगे तो उसमें थोड़े तो ऐसे थॉट्स आते थे कि गिव अप कर दूँ क्या, अटेम्प्ट लग रहा है, पता नहीं सीए क्लियर होगी कि नहीं, ऐसे थॉट्स आते हैं। बट आई डोंट हैड एनी बैकअप प्लान, कोई मेरा बैकअप प्लान नहीं था कि ये नहीं हुआ तो बैंकिंग कर लूँगी, नहीं तो वो कर लूँगी। मुझे था कि अब एक और स्टार्ट कर दिया, सीए ही करनी है। तो अटेम्प्ट लग रहे थे 1-2 तो ठीक है, कोई बात नहीं, लगे तो क्लियर भी हो गए क्योंकि गिव और मेरी तो मम्मी ने भी गिव अप नहीं करने दिया कि सीए तो बेटा अब करनी पड़ेगी, स्टार्ट कर दिया है तो अब करो। तो वो चीज़ था कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो जैसे-तैसे मुझे पढ़ा रहे थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अब वो ये कोर्स छुड़वा के अब दूसरा कोर्स करवाएँ, उसकी कोचिंग दिलवाएँ एंड फिर सब कुछ करवाएँ, तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे एंड मुझे भी ये चीज़ पता थी। तो मेरे को तो था ही कि मेरे पास तो कोई बैकअप प्लान नहीं है, मुझे सीए ही करनी है। तो बस ये है कि अपने अंदर होना चाहिए कि आपको मतलब जो भी कोर्स स्टार्ट करना चाह रहे हो, वेदर इट्स सीए, सीएस और व्हाटएवर, बैंकिंग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, व्हाटएवर। अपने मन में होना चाहिए कि जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो हम उसको पूरा डेडिकेशन से करेंगे एंड अगर कुछ भी दिक्कत आती है, तो हम गिव अप नहीं करेंगे। वी विल कंटिन्यू इट अंटिल वी गेट इट। सो ये था। मैम जैसे आपने बताया कि आप क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आती रहते थे, तो जो बच्चे टॉप करते हैं स्टार्टिंग 10th तक, जो बच्चे टॉप करते हैं उनके पेरेंट्स का ये रहता है कि साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए। और ये ये एक मतलब मिथ टाइप का है कि हाँ टॉपर साइंस स्ट्रीम लेते हैं। अब ये मिथ टाइप का हो गया। और साथ में ही अभी जितना अवेयरनेस है कॉमर्स फील्ड को लेके, ह्यूमैनिटी फील्ड को, उतना पहले नहीं थी। तो उस समय आपके राइट। पेरेंट्स ने या फिर किसी ने कैसे सपोर्ट किया? ओके, देन पापा को तो आई वुड से कि वो इतना एजुकेटेड थे ही नहीं, तो उन्हें तो इतना पता ही नहीं था, उन्हें मैटर भी नहीं करता है। बट मम्मी मम्मी ने मतलब जो अपने टाइम पे आर्ट्स ली थी क्योंकि तब आर्ट्स की वैल्यू हुआ करती थी उस टाइम पे जब थे, तो उन्होंने आर्ट्स ली हुई थी, तो उनको भी इतना उनको ये था कि जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं वो लूँ, चाहे कॉमर्स है चाहे साइंस है। और मैंने ऑलमोस्ट 8th 9th में ही बोलना शुरू कर दिया था कि साइंस मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत गंदी मतलब मुश्किल लगती थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था उसमें। तो मैंने तो मम्मी को पहले ही बोल दिया था 8th 9th में ही कि मैं आफ्टर 10th कॉमर्स लूँगी एंड उन्होंने कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुझे ज़्यादा पता है कि तुझे आगे क्या करना है, तो फिर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है कॉमर्स लेनी है, कॉमर्स ले ले। एंड कॉमर्स लेने के बाद ही उन्हें हुआ कि अब कॉमर्स लिया तो फिर सीए कोर्स तो तेरे लिए आसान हो जाएगा, मतलब कॉमर्स वालों के लिए तो थोड़ा आसान ही रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉन मेडिकल। तो उन्होंने सजेस्ट किया था। बाकी मेरे टीचर्स, क्योंकि उन्हें पता था कि वही कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, 9th-10th में भी ऑब्वियसली अच्छा स्कोर आया था, तो मैंने जब कॉमर्स ली तो उन्होंने मुझे बोला मेरे टीचर्स ने कि व्हाई आर यू टेकिंग कॉमर्स, मतलब नॉन मेडिकल क्यों नहीं, नॉन मतलब कह रहे नॉन मेडिकल, फोर्स करने लग गए वो मुझे कि भाई नॉन मेडिकल ले, ये कॉमर्स में कोई स्कोप नहीं है, कोई अच्छा कोर्स नहीं है, ये है वो, नॉन मेडिकल ले। इनफैक्ट क्लास के पहले दिन तो उन्होंने मुझे नॉन मेडिकल में जाके बिठा दिया कि एक बार करके तो दे, मतलब लगा के तो देख, अगर नहीं सही लगेगा तो चेंज कर लियो, ये वो। ज़बरदस्ती मुझे बैठना पड़ा, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट फिर ठीक है, 1-2 दिन के बाद मैं वापस कॉमर्स में ही आ गई क्योंकि मेरे को अंदर से पता था, मैं तो 8th-9th से ही अपना मन बना के बैठी थी कि साइंस मुझे समझ नहीं आती है। मेरा बहुत गंदा हाल था साइंस में, तो फिर मेरा डिसाइडेड था मैं कॉमर्स ही लेने वाली हूँ, तो मैंने वही कॉमर्स ही चूज़ करी। तो लेकिन ऐसा भी है कुछ लोग आफ्टर नॉन मेडिकल भी सीए करते हैं, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं एंड वो का मतलब कर भी लेते हैं सीए, अपने अंदर होता है कि सीए करनी है तो हो जाता है। तो मेनली तो कॉमर्स वाले ही करते हैं सीए, मतलब स्टार्ट क्योंकि उनके लिए आसान होता है, अकाउंट्स वगैरह इकोनॉमिक सब्जेक्ट कॉमर्स में होते हैं तो वो सीए करते हुए समझ में आने लगता है। बट जब नॉन मेडिकल वाला उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, अकाउंट्स, कॉमर्स जो आपने 11th-12th में करा ही नहीं है, तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी आती है। बट वही होता है जिसके अंदर होता है कि मुझे तो सीए करना है, सीए बनना है, तो वो फिर कर ही लेते हैं, कैसे ना कैसे समझ ही लेते हैं, क्योंकि वन ऑफ माय नॉन में है ऐसे 2-3 लोग जिन्होंने नॉन मेडिकल से सीए करी है और वो बन भी गए हैं सीए। तो ऐसा भी है। मैम जब
जो बच्चा 10th से मूव करके 11th में जाता है तो नए नए सब्जेक्ट जैसे कॉमर्स लेता है तो वहां पे नए सब्जेक्ट जैसे अकाउंटेंसी हो गया, बीएसटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, जो कि डीपर जाता रहता है, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गए। तो उस समय कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि जब 10th से 11th में मूव करते हैं तो एक बहुत ब्रिज टाइप का रहता है कि हाँ गैप बहुत रहता है, तो उस समय आपने कैसे मैनेज किया था, या फिर जो स्टूडेंट देख रहे हैं उन्हें क्या गाइड करना चाहेंगे? ओके, तो आई वाज़ ऑल सेट कि मुझे तो कॉमर्स ही लेनी है। तो जब अपने अंदर ही वो था ही तो इंटरेस्ट तो अपने आप बनना ही था। तो वही 11th ली, कोचिंग स्टार्ट कर दी, लाइक ट्यूशन्स तो लेनी ही थी, खुद से तो समझ आएगा नहीं। तो कोचिंग ली अकाउंट्स की। एंड हमारे में ऑप्शन था हमारे स्कूल में कि मैथ्स या इकोनॉमिक्स में से मैथ्स लेना है, इकोनॉमिक्स। तो मैंने 11th-12th में इकोनॉमिक्स नहीं ली थी, मैथ्स ली थी। मोस्टली स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स लेते हैं पर मैंने मैथ्स ली थी। एंड मुझे भी इकोनॉमिक्स ही लेनी चाहिए थी क्योंकि मैथ्स की वजह से तो मेरी परसेंटेज डाउन ही हुई थी, 80% मैथ्स की वजह से ही हुई थी। तो मैंने इकोनॉमिक्स तो नहीं ली थी, तो मेरे लिए अकाउंट्स एक नया सब्जेक्ट था। जीएसटी सब्जेक्ट तब हमारे टाइम पे हट चुका था, वो नहीं था। एंड एक और सब्जेक्ट था बिजनेस। तो वो तो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जो कोई भी पढ़े तो उसको समझ आ ही जाएगा, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं था। और इंग्लिश वो तो नॉर्मल है, तो यही सब्जेक्ट थे। तो मेन अकाउंट्स ही था मेरे लिए, जो था कि भई अब समझना पड़ेगा। तो श स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि ये क्या हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज़ और ये पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा कुछ समझ तो नहीं आ रहा था। बट वही कि जब पता है कि यही करना है, साइंस तो लेनी नहीं है, तो वो कोचिंग में जब समझा रहे थे तो समझा, तो समझ आने लगा, तो हो गया। मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है। अकाउंट्स लाइक एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स वेरी ईज़ी क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग होती है जैसे, तो वो समझ आ जाती है। तो इतना मुश्किल नहीं था। मैम फिर सीए फाउंडेशन लेवल स्टार्ट करने से पहले, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि आपको भी स्टार्टिंग्स में डाउट थे कि हाँ सीए हार्ड होता है, या फिर ये सब कि सीए एक उसके लिए है 98%, 99% या 97% वाले बच्चों के लिए। हुँ। तो कैसे उस समय जो डाउट्स थे, ऐसे डाउट्स सिमिलरली आज के बच्चों में भी होंगे जो 80% 90% अप्लाई करते हैं कि क्या मेरे लिए सीए नहीं है या नहीं, या और देखते हैं कि हम सिलेक्शन रेशियो भी बहुत कम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कि उसमें यस, फेलियर्स भी राइट। बहुत ज्यादा आते हैं। तो उससे कैसे ओवरकम करें, और सिलेक्शन के टाइम क्या क्या डिसाइड करना चाहिए माइंडसेट को? हाँ, तो ये चीज़ें मैंने भी सुनी थी। एक तो ये कि अटेम्प्ट्स बहुत लगते हैं, तो बार-बार देते रहो, देते रहो। सेकंड थिंग रिज़ल्ट बहुत कम आता है, 10% रिज़ल्ट आता है ये। तो यही चीज़ें मुझे तो बहुत डराती थी, इसी वज़ह से ही मैं एग्री नहीं कर पा रही थी कि मुझे सीए करनी है। मैंने कहा इतने से परसेंटेज में मैं कहाँ ही आऊँगी, मैं इतनी तो टॉप में हूँ नहीं, ये वो करके, तो इसलिए मुझे तो बहुत डर लगता था। बट फिर वही कि सोच लिया कि अपने अंदर हुआ कि अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशंस जो भी हैं मुझे उसको सही करना है, उसको सब कुछ जो भी चल रहा है उसको बेटर बनाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है सीए स्टार्ट कर लेते हैं। लाइक मेरी हमने एक्चुअली पहले सोचा कि हम सीएस कर लेते हैं। सीएस जो है सीए से ईज़ी होती है, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया कि सीएस करेंगे क्योंकि वो थोड़े कम साल भी लगते हैं उसमें और ईज़ी होती है, तो वो कर लेंगे ऐसा हमें सुनने में आया। हम लोगों की सुन-सुन के वो कर रहे थे। तो फिर हमने कहा कि सीएस कर लेंगे 12th के बाद। अभी 12th खत्म हुई नहीं थी, डिस्कशन चलती रहती थी क्या करना है, क्या नहीं। फिर उसके बाद पता नहीं मेरी फ्रेंड को किसने क्या बोला, क्या सजेशन किया, तो उसने मुझे बोला कि यार सीएस कर ही रहे हैं तो सीए ही कर लेते हैं, थोड़ा-सा ही तो लेवल अप रहेगा, इतना वो नहीं है ये वो और यही सब्जेक्ट्स होंगे जो 12th में हम पढ़ते आ रहे हैं, अकाउंट्स ही इन्हीं का ही लेवल बढ़ता रहेगा तो कर लेते हैं कर मैंने उसको बोला नहीं, नहीं कर मतलब मैं तो नहीं कर पाऊँगी, तुझे करनी है तो कर ले, ऐसा-ऐसा करके। तो उसने कहा करके देख एक बारी कोचिंग जाके देखते हैं सीए की, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर छोड़ देंगे, एक बारी कोचिंग जॉइन तो करके देखते हैं। तो फिर हम कोचिंग गए, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, समझ आ रहा था क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से ही आए हैं, तो वैसे भी कुछ अलग तो लगेगा नहीं, तो हम वो पढ़ रहे थे, लॉ सब्जेक्ट था, जो भी था तो हमें समझ में आया। तो हमें फिर ठीक है लगा कि समझ में आ रहा है, हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पहले तो हमें स्टार्ट करने से पहले ऐसा था कि कुछ सीए है, पता नहीं क्या-क्या ही होगा, इसके अंदर कुछ समझ आएगा नहीं और ये वो।
बट ऐसा कुछ नहीं था, समझ आ रहा था तो हमने कहा ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली आगे कुछ तो बनना ही है लाइफ में, कुछ भी स्टार्ट करोगे उसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपने लाइफ में सोचा कि आपको कुछ बनना है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम हो। अब गवर्नमेंट एग्जाम में भी क्या है कि वही कास्ट का बहुत रहता है, जनरल वालों को या बहुत कम मिलता है। तो हम तो जनरल वाले ही हैं। तो फिर वही है ना, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमें को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हम वो जनरल वाला जो भी जितने भी परसेंटेज है उसको क्लियर कर पाएँ। तो मेहनत तो फिर हर चीज़ में है, किस चीज़ में नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है तो, अगर बेसिक ग्रेजुएशन करनी है तो फिर वो तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए सीए मेरे को ये भी था कि सीए में जो है एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज़, अगर मैं कोई और बड़े कोर्सेज़ करती हूँ तो कम पैसे लगेंगे। इसमें इतनी फ़ीस इतना नहीं था, जितना मतलब बाकी चीज़ों में लगता है। अगर आपको एमबीए वगैरह करनी है, अच्छे कॉलेज से करनी पड़ेगी, अच्छे कॉलेज के फिर अच्छी फ़ीस होती है, ये वो तो बहुत वो रहता है। तो इसलिए सीए मेरे को लगा कि ठीक है स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कॉलेज भी नहीं जाना था, ठीक है, घर पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम्स देने जाना है, कोई फालतू खर्चा नहीं है। तो हम उसको फिर कर सकते हैं, इसलिए स्टार्ट करी। तो ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है, मतलब अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एंड जैसे आपने बताया कि आपने फाउंडेशन के लिए कोचिंग ज्वाइन किया, तो हुँ। जब बच्चे स्टार्टिंग में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके, चाहे जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए बैंकिंग सेक्टर, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाता है जब कोचिंग में, और जब देखता है कि यार मेरे से भी बहुत तेज बच्चे हैं, उस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। तो उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए? जैसे आपने बीच में ये भी बोला था कि ऐसे भी बच्चे थे जो 98% थे, 97% थे, और उनको टाइम ज्यादा अटेम्प्ट लग गए एज कम्पेयर टू और स्टूडेंट्स के जिसके परसेंटेज लेवल कम थी। तो उस हुँ। समय क्या माइंडसेट क्या हो जाता है कि हाँ, उनको लगता है कि ये मेरे को पहले से आता है, कि उनका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, क्या मतलब डिफरेंस रह जाता है? ओके, ऐसा होता है राइट। जब हम अपने आस-पास देखते हैं कि हमसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, क्योंकि जब हम कोचिंग में गए थे तो मोस्टली बच्चे ऐसे थे जो बड़े-बड़े स्कूल से पढ़े हुए थे एंड उनके बहुत अच्छे-अच्छे परसेंटेजेस थे, 90% से अबव ही थे ऑलमोस्ट सबके, एंड मेरे तो 80% थे एंड मेरी फ्रेंड के 82-84% थे, ऐसा कुछ। तो थोड़ा-सा वो रहता था कि यार ये तो सब इंटेलिजेंट ही हैं, इनके पास तो ज़्यादा दिमाग होगा एंड ये वो, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसा लगता था, थॉट्स आते थे। बट जब पढ़ने बैठते थे, जब कोचिंग लगाते तो सब एक बराबर थे, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता था तो हम सभी आंसर करते थे, हम सभी सेम दिमाग लगाते थे, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन करते थे। कोई टेस्ट होते थे तो उसमें सबके अपने-अपने तरह के वही ऑलमोस्ट सेम नंबर आते थे, तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन लगता नहीं था, क्योंकि वो हमारी मेहनत थी, हमें था कि ठीक है जो मतलब पहले कम आए हैं तो ठीक है आने दो, हमें उससे क्या लेना, हमें ये है कि हमें सीए क्लियर करनी है। और हमें मैंने ये सोचा कि मैं दूसरों से कंपेयर करके क्या करूँगी, उनके अगर जितने भी परसेंटेज हैं, मेरे जितने भी हैं, उससे सीए रिजल्ट तो नहीं कुछ होगा ना, सीए रिजल्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो हमारी प्रिपरेशन से आएगा कि हमें जो पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उसके लिए हमें ही पढ़ना पड़ेगा, उनके परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट जस्ट मुझे ये था कि मुझे जो मेरा पासिंग क्राइटेरिया 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए एंड एग्रीगेट में 200 मार्क्स चाहिए होते थे, तो मेरा फोकस उस चीज़ पे था कि मुझे वो क्राइटेरिया पासिंग क्राइटेरिया कैसे क्लियर करना है कि मैं मतलब पास हो जाऊँ। मेरे को सिर्फ़ उस पे रहता था, तो हम वही प्रिपरेशन करते थे, टेस्ट देते थे। व बात यही थी कि दूसरों से कंपैरिज़न करना छोड़ दिया था, अपने आप से कंपैरिज़न करना था कि मुझे उसको कैसे भी क्लियर करना है अटेम्प्ट को। नहीं तो मतलब अगर पहला लेवल ही ऐसे हो गया कि हुआ नहीं तो फिर बिल्कुल ही ऐसे मोटिवेशन हो जाता है कि पहला लेवल ही नहीं हुआ, अब आगे तो क्या ही होगा, ऐसे-ऐसे करके। तो आधे लोग तो इनने तो छोड़ ही दिया था, जिनका फर्स्ट लेवल हुआ नहीं था, तो फिर वही होता है कि मोटिवेशन ही नहीं आती कि फर्स्ट लेवल ही नहीं हुआ, तो आगे क्या ही होगा। तो कुछ लोगों ने तो छोड़ ही दी थी एंड कुछ लोगों ने दोबारा ट्राई किया था, तो वही चीज़ थी। एंड बाद में फिर वही चीज़ प्रूव भी हो गई कि जिनके ज़्यादा परसेंटेज थे, 1-2 लोगों के उनके अटेम्प्ट लग गया एंड हम मेरे मार्क्स आए थे विद डिस्टिंक्शन, मतलब कि हाई मार्क्स जो होते हैं काफ़ी हाई, मतलब 60% से अबव मार्क्स आते हैं तो वो विद डिस्टिंक्शन लग जाता है, तो वो मार्क्स आए थे मेरे, तो उसमें आया था पास विद डिस्टिंक्शन।
तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ठीक है मैंने मेहनत करी, मुझे उसका रिज़ल्ट भी मिला है अच्छा एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए थे कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप कुछ करने जा रहे हो तो उसमें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं, तो दूसरों से कंपैरिज़न की बजाय अपने आप से करो कि जो जितना भी हमें पास होने के लिए चाहिए या जित रैंक लाना है या कुछ भी क्लियर करना है, तो उसमें अपनी मेहनत कितनी लगेगी? उस चीज़ को पाने के लिए हमें कितना पढ़ना पड़ेगा, हमारा माइंड कितनी जल्दी उसको अडैप्ट कर पा रहा है मतलब अपना-अपना होता है ना, कइयों का माइंड जल्दी ग्रैब कर लेता है, तो उन्हें सिर्फ़ 2 घंटे पढ़ना पड़ता है एंड कइयों का लेट करता है, तो उन्हें 8 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो वो अपने आप को एनालाइज़ करो, अपने आप को देखो कि तुम्हें उस चीज़ के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। दूसरों का मत देखो यार, सबका अलग-अलग दिमाग है, सबका अलग-अलग दिमाग है, तो इसलिए अपने ऊपर फ़ोकस रखो कि वो एग्ज़ाम है, वो मैं कैसे क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जैसे आपने बताया कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है एज कम्पेयर टू कि कंपैरिजन करे कि उसका कैसा था, क्योंकि पास्ट को हम सही नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए हम मेहनत कर सकते हैं। तो मैम जैसे कि आपका सीए में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, देन फाइनल। तो डिफरेंट लेवल के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। तो फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट करते हैं। जब एक सी एस्पिरेंट का मोटिवेशन लेवल खुद हाई होता है कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि फाउंडेशन है, स्टार्टिंग में सबका ही लेवल हाई रहता है, मोटिवेशन हाई रहता है। तो हुँ। फाउंडेशन लेवल पे क्या चैलेंजेस रहते हैं? ओके, तो फाउंडेशन लेवल पे एक तो ये चैलेंजेस रहते हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट्स के होते हैं एमसीक्यू एग्ज़ाम्स एंड एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम्स में होती है नेगेटिव मार्किंग। उसी में ही बहुत लोग फँसते हैं क्योंकि 4 मतलब अगर सही 4 क्वेश्चन्स अगर गलत हो गए, तो जो एक सही वाला होगा वो भी गलत हो जाएगा, क्या ऐसा है? कुछ होता है। तो मतलब नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसका बहुत डर रहता है कि यार मतलब सही करके आने पड़ेंगे। नहीं नहीं आता होगा तो छोड़ देंगे क्योंकि अगर गलत करा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे सब बहुत इस चीज़ का बहुत लोगों को फ़ियर रहता था एंड मोस्टली इसी वजह से अटकते थे एंड फाउंडेशन लेवल पर मोस्टली बच्चे अटकते थे मैथ्स की वजह से या फिर लॉ की वजह से। मतलब किसी का मैथ्स वीक था या फिर किसी का लॉ वीक था। यही दोनों सब्जेक्ट्स लोगों को अटकाते थे उसके अंदर। तो मैथ्स सबसे ज़्यादा लोगों को मुश्किल लगता था। ज़्यादातर बच्चों के मैथ्स में ही मार्क्स नहीं आ पाते थे जब उनका अटेम्प्ट लगता था। तो उसके लिए उन्हें प्रिपरेशन थोड़ी वही ज़्यादा करनी चाहिए। प्रैक्टिस करनी चाहिए एज़ मच एज़ दे कैन लाइक मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी एंड मैथ्स मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता था, मुझे तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मेरे हाईएस्ट मार्क्स 82 उसी में ही आए थे मैथ्स में। तो मेरे को तो वैसे ही कोई दिक्कत नहीं थी, बट बाकियों ने बहुत मेहनत करी थी एंड मैंने भी करी थी ऑब्वियसली उन क्वेश्चंस को बार-बार, बार-बार, बार-बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो हमें वो पता हो, इस चीज़ में। एंड लॉ लॉ थोड़ा वो अलग फ़ील्ड में आ जाता है, वो लॉ एंड हमारा सब्जेक्ट सिर्फ़ फाउंडेशन में है और थोड़ा बहुत इंटर में भी है। तो लॉ का तो मतलब ये है कि थ्योरेटिकल हो जाता है, उसमें हमें एग्ज़ाम्स में सेक्शंस लिखने पड़ते हैं, जो भी लॉ के सेक्शंस हैं। अगर हमने उसका सेक्शन नहीं लिखा है, जो हम लिख रहे हैं, तो उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं या फिर आधा या 1 नंबर मिलेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पास ही नहीं हो पाएँगे। तो वो चीज़ें लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है, मतलब कि सेक्शंस याद करना हर एक चीज़ का और अगर इन केस गलत सेक्शन लिख दिया और बाकी जो पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन थी, वो सही लिख दी, यस मैम। नंबर 0 तो क्योंकि सेक्शन गलत था, तो वो जो भी चेक करेगा वो नंबर काट देगा, तो वो 0 तो ऐसा बहुत बार होता था, इसलिए लॉ की वज़ह से भी लोग ढह जाते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं मेन फ़ोकस वाले सेक्शन पे हमेशा बार-बार, बार-बार दिमाग में उसको ग्रैब करो कि ये सेक्शन है, कुछ भी एग्ज़ाम से गलत नहीं हो और एंड एक है ये मैथ्स का, ये दोनों में बहुत फ़ोकस रहता है एंड बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स ये रहते हैं। उसके बाद इंटर में होते हैं 2 ग्रुप्स, तो फर्स्ट ग्रुप तो ऑलमोस्ट हो जाता है, उसमें बस कॉस्ट सब्जेक्ट जो है वो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी लेके आता है, वो लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है एंड हमारे टाइम में होते थे 8 सब्जेक्ट्स मतलब एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट और एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट, 2 ग्रुप्स होते थे। बट अभी धीरे-धीरे करके चेंज हो गया है सारा मतलब आईसीएसई में चेंजेज़ आते रहते हैं, तो अब चेंज होके अब 6 ही सब्जेक्ट रह गए हैं। एक ग्रुप में 3 और एक ग्रुप में 3। तो मुझे इतना एग्ज़ैक्टली तो नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट्स हट गए हैं, बट ठीक है, कोर्स तो है ही अभी भी।
तो वो मुश्किल है, तो उसमें फ़ोकस रहता है एंड सेकंड ग्रुप में रहता है ऑडिट। ऑडिट इज़ द टफेस्ट सब्जेक्ट मतलब इतना टफ है नहीं बट आईसीएआई ने उसको बना रखा है। क्योंकि दे वांट कि जो उनकी बुक में लिखा हुआ है, आईसीएआई जो अपनी बुक्स देती है, उनकी जो बुक में लिखा हुआ है, एग्ज़ैक्टली वही लैंग्वेज पेपर में होनी चाहिए। तो ऑडिट इज़ अनदर वर्ड ऑफ रट्टा। रट्टा लगाना पड़ेगा उसको, तो ही होगा मतलब मैंने तो देख लिया था क्योंकि मेरा ऑडिट के वैसे अटेम्प्ट लगा था। मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ लिख रहे हो, वही चीज़ लिख रहे हो लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हो, 0 मार्क्स है, कुछ नहीं मिलेगा। उनकी लैंग्वेज में होना चाहिए, जो कीवर्ड्स हैं उनकी बुक्स में वो एग्ज़ैक्टली वहाँ पे होने चाहिए तब तब भी पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। मेरे तो एग्ज़ैक्टली ठीक है, इंटर में तो चलो 47 थे बट फाइनल में तो पूरे-पूरे 40 मार्क्स थे। एंड मोस्टली बच्चों के पूरे-पूरे 40 मार्क्स ही आते हैं, क्योंकि आईसीएआई भाई पास ही नहीं करती है उसके अंदर तो, उसी में ही रोकती है। तो ऑडिट पे तो चाहे इंटर में हो, चाहे फाइनल में भी फाउंडेशन में ऑडिट सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसमें पूरा फ़ोकस रखें, इट्स द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट। और इस इंटर में एक और सब्जेक्ट होता है डायरेक्ट टैक्स, उसमें भी थोड़े बहुत दिक्कतें हो जाती हैं क्योंकि उसमें लंबी-लंबी सी कैलकुलेशंस होती हैं कि इनकम टैक्स कितना बना वो कैलकुलेट करके दिखाओ, तो उसमें कभी भी वो एग्ज़ैक्टली हमारा निकलता ही नहीं है उनके आंसर से क्योंकि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं कि वो एग्ज़ैक्टली मैच हो ही नहीं पाता, तो उसमें भी बच्चों के कम नंबर आते हैं। तो इनकम टैक्स एंड ऑडिट इज़ अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट इन इंटर। फिर उसके बाद तो एंड फाइनल में तो फिर यही फाइनल में भी सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं, कुछ नया तो आता है नहीं। तो फाइनल में भी वही ऑडिट और डीटी और तो कुछ नया सब्जेक्ट नहीं है उसमें। इससे पहले भी मैंने चार्टेड अकाउंटेंट्स के पॉडकास्ट किए हैं। सबका एक मेजर प्रॉब्लम है ऑडिट। तो ऑडिट जो बच्चे अभी भी जो करने वाले हैं, जो फाउंडेशन अभी क्लियर करके इंटरमीडिएट में आए हैं, तो हुँ। ऑडिट उनको आपको गाइड करना हो कि ऑडिट को कैसे पढ़ना चाहिए, या फिर आपको फिर से रीअटेम्प्ट मिले, आपको फिर से फाउंडेशन क्लियर करके अगर अभी इंटरमीडिएट में जाते तो क्या आप चेंजेस करते अपने स्टडी में कि आप ऑडिट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते या फिर उससे अच्छा नंबर गेन कर पाते हैं। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि ऑडिट मतलब बाकी सब्जेक्ट्स आप रिवाइज़ कर रहे हो ठीक है, बट ऑडिट की डेली रिवीजन रखो डेली। जब से आपने मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू करा है तब से लेके एग्जाम वाले दिन तक आपका ऑडिट तो डेली ही रिवाइज होना चाहिए। इतना रिवाइज कि भाई जब आप एग्जाम में लिखने जाओ तो आपको आता हो, आप वो कीवर्ड्स जो है लिख पाओ। मैंने कहा है उसी है कि उसमें रट्टा ही लगता है, उसमें रट्टा ही लगाना पड़ता है और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है क्योंकि मैंने तो यही एनालाइज़ किया। तो इवन मैंने भी यही किया जब मेरा अटेम्प्ट लगा था, इवन मेरा तो फाइनल में भी ऑडिट की वज़ह से ही लगा था, इंटर में भी ऑडिट की वज़ह से ही लगा था, तो मेरे को तो हो गया था। तो फिर वही कि मैं डेली रिवाइज़ करती थी। अब जब हम रिवीज़न स्टार्ट करते हैं, हम जैसे बोथ ग्रुप्स देने हैं तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, अब 6 के 6 सब्जेक्ट्स तो एक दिन में नहीं पढ़ रिवाइज़ कर सकते ना। तो हम ऐसे उठाते हैं, मोस्टली सीए स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स एक बार रिवाइज़ करते हैं, फिर 2 या 3 करते हैं ऐसे। ऐसे-ऐसे लगाते हैं राउंड। तो अब 2 या 3 रिवाइज़ कर रहे हैं तो मेरा मैं उसी में ही कह रही हूँ कि उसमें से एक सब्जेक्ट ऑडिट तो आपको पढ़ना ही रहना चाहिए। उसको रिवाइज़ करते रहो एंड नहीं मतलब कुछ अपने आप को एनालाइज़ करना है तो टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दे दो। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ है मार्केट में तो टेस्ट दे दो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। मैंने टेस्ट तो नहीं दिए थे खुद, मैंने खुद कोई टेस्ट नहीं दिए थे, मैं खुद ही प्रैक्टिस करती थी या फिर आईसीआई कुछ मॉक टेस्ट पेपर्स वगैरह निकालती है एंड उसके सॉल्यूशंस में निकालती है, तो मैं उसको घर पे ही प्रैक्टिस कर लेती थी एंड बाद में उसके आंसर्स देख लेती थी कि तो इट्स अप टू यू बिकॉज़ मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, सबके अपना-अपना होता है। तो जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं वो कर लें, उन्हें देना चाहिए टेस्ट, आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट दें तभी उन्हें एनालाइज़ होगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं ऑडिट में। क्योंकि ऑब्वियसली वो भी सीए फील्ड में हैं, तो उन्होंने लोगों से सुना होगा, उन्हें खुद भी पता होगा कि ऑडिट सब्जेक्ट इज़ नॉट ईज़ी एंड ऑडिट वजह से ही रुकते हैं, सब कुछ उन्होंने भी सुना होगा। तो उन्हें उसी अकॉर्डिंग पहले से ही प्रिपेयर करना चाहिए, पहले दिन से ही। अगर उन्हें खुद से नहीं समझ आ रहा है, कोचिंग ले ऑडिट की एंड शुभम केसवानी हैं ऑडिट के टीचर, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर ऑडिट।
उनके नोट्स मतलब वो अपनी बुक देते हैं, उनमें नोट्स होते हैं, वो नोट्स अगर कोई फ़ॉलो करे तो फिर उसके लिए क्लियर करना आसान है कि अगर वो नोट्स वो अच्छे से ग्रैब कर ले, कि उसमें से फिर वो कोई भी टॉपिक नहीं छोड़े। एंड यस मतलब मैं ये कहूँगी कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं कि ये मुश्किल टॉपिक लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं, मतलब 90% सिलेबस तो कवर हो ही गया है, वो 10% छोड़ देते हैं। एंड जब एग्ज़ाम आता है, वो 10% में से ही एग्ज़ाम जो है 50% आया होता है। मतलब 50% एग्ज़ाम उस 10% में से ही होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 1% भी नहीं छोड़ें पेपर, क्योंकि ये बहुत गंदा होता है। जो छोड़ के जाओ वही पेपर में आ जाता है, ये तो है ही है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो वही चीज़ होती है इसमें भी, क्योंकि शायद आईसीएआई को भी पता होता है कि ये मुश्किल है, तो ये तो बच्चे का छोड़ सकते हैं, तो वो वही पेपर में डाल देते हैं ताकि अपना वो परसेंटेज जो है कम बना पाएँ, पासिंग परसेंटेज। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि 100% सिलेबस कवर करके जाएँ, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ें, क्योंकि उसी में से पेपर आ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बस यही कहूँगी। मैम आपने बताया कि आपके मतलब जो अटेम्प्ट्स होते हैं अटेम्प्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बात की थी और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट से मोस्टली लोगों के अटेम्प्ट्स लग ही जाते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही रेयर होता है कि किसी का क्लियर हो। तो उस समय सेल्फ डाउट्स भी आते होंगे कि यार मुझे करना चाहिए, या फिर थिंकिंग होती होगी कि हाँ क्या मुझे छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे कुछ और ही करना चाहिए, किसी बैचलर डिग्री करना चाहिए। तो उस समय कैसे मोटिवेशन बनाए रखा आपने? और मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा ना कि ग्रेजुएशन कर ही रहा हूँ तो छोड़ दो, एक बैकअप ऑप्शन जिस पे होता है, तो उस समय कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन में? ओके, तो ग्रेजुएशन तो मैंने भी की थी, प्राइवेट की थी मतलब कॉलेज नहीं गई थी, सिर्फ़ एग्ज़ाम देने थे एंड ठीक है, हो गया था। मैं वो सही बात है, मेरे जब अटेम्प्ट लगे थे, सेल्फ डाउट आया था, मैंने बोला भी कि मैंने सोचा कि गिव अप कर दूँ क्या, ये वो, बट फिर मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा हुआ था। अब वही है ना कि अपने ऊपर है कि मुझे था कि मुझे तो सीए ही करनी ही है, मेरे पास बहुत अपने अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि हम सीए क्यों कर रहे हैं। मेरे पास तो बहुत सारी मोटिवेशंस थी सीए करने की एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कुछ स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप उसके लिए एक मोटिवेशन रखो कि अगर मैं ये बन गया तो मैं ये लूँ, ये करूँगा अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या कुछ भी। एक मोटिवेशन लेके अगर आप स्टार्ट करोगे तो तभी आपके अंदर वो डेडिकेशन रहती है। मेरे लिए फर्स्ट थिंग थी ही कि फाइनेंशियल कंडीशंस अपनी फैमिली की सही करनी है, मुझे बनना है। जैसी लाइफ मैं जी रही हूँ, मुझे हमेशा वो लाइफ नहीं जीनी है। क्योंकि उस टाइम पे लाइफ बहुत अलग थी एंड अब सीए बनने के बाद अलग है। तो मुझे था ही कि मुझे सेकंड थिंग मैंने लोगों के पास तब नया-नया आईफ़ोन का बहुत क्रेज़ था 2019 में जब मैंने सीए स्टार्ट करनी थी, करी भी नहीं थी। लोगों के पास मैं आईफ़ोन देखती थी, तो मुझे तो पता नहीं क्यों आईफ़ोन पे एक क्रश सा ही आ गया था कि मुझे तो आईफ़ोन लेना है। तो मुझे था कि अब मेरे पेरेंट्स तो नहीं लेके दे सकते थे, ऑब्वियसली उनके पास तो नहीं था। तो मुझे यही था कि मेरे को उसी से ही मोटिवेशन मिली थी। मैंने कहा ठीक है मैं सीए करूँगी, मैंने सुना है कि सीए में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, पैकेज अच्छा लगता है, ये वो। तो मैंने सोचा कि सीए बन के अपने पैसों से मैं एक दिन आईफ़ोन लूँगी एंड ये 7 साल पुरानी बात है जब मैंने सोच के सीए स्टार्ट करी थी एंड मैं करती गई, करती गई, करती गई मतलब ये थॉट हमेशा मेरे टीवी में ऐड भी आती रहती है एप्पल की, तो मैं उसको देखती थी तो मेरे घर वालों को भी पता था, तो मैं उसको देख खुश रहती थी कि आईफ़ोन मैं अपनी मम्मी को दिखाती थी, देखो ये होता है आईफ़ोन एंड मैं लूँगी ये वो करके, तो मम्मी को भी पता था। मम्मी ने कहा था, "ठीक है, जब तेरी सैलरी आएगी तो अपनी पहली सैलरी से आईफ़ोन ही लियो जाके।" तो ऐसा था मतलब मेरे अंदर बहुत गंदे वाली मोटिवेशन थी कि मुझे तो स आईफ़ोन लेना है सीए बन के। तो जब अटेम्प्ट भी लगते थे, तो मुझे होता था कि यार हो नहीं रहा है, मतलब छोड़ दूँ क्या, कुछ और कर लूँ, ये वो। फिर मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट करती थी, कोई दूसरा नहीं आता था, ना मैं कोई वो वीडियोज़ देखती थी मोटिवेशनल जो लोग देखते हैं। मैं खुद ही अपने आप को मोटिवेट करती थी कि अगर सीए नहीं बनी, कोई और कोर्स करने लग गई और फिर उसमें भी अटक गई तो क्या? या फिर मैं कोई बेसिक कोर्स करने लगी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसके बाद सैलरी कितनी होगी 20-25 हज़ार मतलब नॉर्मल कॉलेज से करोगे तो आपको इतनी लगती है। तो उसमें क्या फ़ायदा होगा? मतलब 20-25 हज़ार अगर आप गुड़गाँव में आके जॉब कर रहे हो तो उसका क्या है? वो तो रहने में गया।
वो तो रहने में गया, तो मैं यही सोचती हूँ, मैंने जो आईफ़ोन लेना है और जो मुझे अपने घर की चीज़ें सब ठीक करनी है, मैं वो कैसे करूँगी? तो यही चीज़ें मुझे मोटिवेट करती थी कि यार ये तो करनी ही है, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि अटेम्प्ट नॉर्मल है, किसी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा। तो वो हो गया कि क्योंकि मैंने कभी-कभी पढ़ते-पढ़ते भी ऐसा डिमोटिवेशन आता था। अब आप पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, तो वो दिमाग का तो होएगा ही कुछ ना कुछ कि खराब हो अच्छा। गया कि अब भाई तो फिर आता था यार सारा दिन पढ़ रही हूँ, कोई लाइफ और नहीं है, मतलब पढ़ना पड़ता है, तो पूरा दिन कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, कहीं नहीं जा पा रही, कुछ नहीं है। तो वो भी होता था, फिर सोचती थी कि मैं क्यों ही कर रही हूँ सीए वो। फिर खुद को ही मोटिवेट करती थी कि ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ, इसका मुझे बाद में जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा एंड जो भी मैं सपने अभी देख रही हूँ आईफ़ोन है या अपनी फैमिली का है या फिर फ्लाइट में जाने का सपना है। कभी फ्लाइट में नहीं गई थी सीए बनने से पहले, तो बहुत सारे सपने हैं जो अभी भी पूरे होने बाकी हैं, बट उनकी स्टार्टिंग हो चुकी है मेरी लाइफ़ में। तो वो सब मेरे को मोटिवेट करते थे कि ये सब जो है सीए बन के ही हो पाएगा एंड एक और सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे लिए जो गर्ल्स के लिए होती है इंडिपेंडेंट बनना। या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, गर्ल्स के लिए तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि इंडिपेंडेंट हैं, अपना कमा रहे हैं, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अपना पास है कि ठीक है वी आर अर्निंग, हम अपना अपना खर्चा खुद अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। एंड ऑब्वियसली सीए बन के फेम नाम के आगे सीए अवनीपुरी लग गया, तो वो अब मेरे सारे रिलेटिव्स जितने भी हैं, पहले तो वो बोलते थे कि अटेम्प्ट लग रहे हैं, ये है, वो है, सीए क्लियर नहीं हो रही, तब तो बोलते थे। अब जब बन गई हो तो सीए साहब करके बोलते हैं, सीए साहब, तो वो भी अच्छा लगता है कि ठीक है। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती हैं मोटिवेशन वाली जो अपने आप को ही हमें मोटिवेट करना पड़ता है। अगर हम ये मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। वो मोटिवेट नहीं कर पाएँगे, जो हमारी खुद की चीज़ें कर पाएँगी, कि हम सीए क्यों कर रहे हैं? चाहे कोई पैसे के लिए कर रहा हो कि मैं ठीक है, मैंने भी पैसे के लिए ही की थी। तो ऐसा कोई भी मोटिवेशन होनी चाहिए लाइफ में ये करने की या कोई भी कोर्स करने की। अपने अंदर एक मोटिवेशन एटलीस्ट वो रखो, मतलब एकदम डेडिकेशन वाली मोटिवेशन कि यार सीए बन के ये करना है जो भी है। तो मैम जैसे आपने बताया कि सीए बनने से पहले, जैसे आपका जब रिजल्ट आया, तो क्या आपके मतलब फाइनल रिजल्ट के पहले, सीए के फाइनल रिजल्ट, थर्ड जो लेवल होता है सीए फाइनल, उस समय क्या एक्सपेक्टेशन थी जब फाइनल रिजल्ट आया? और उस समय फिर फैमिली में, रिलेटिव्स में क्या हाल था? ओके, तो मैंने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स दिए एंड वही हर बार की तरह मुझे सिर्फ़ ऑडिट में डर था। मैं अपने अंदर सारी कैलकुलेशंस लगा चुकी थी, हर इवन जो भी सीए का एग्ज़ाम देगा था ना, वो अपनी कैलकुलेशन कर लेता है कि हाँ, इसमें इतने मार्क्स बनते हैं, इसमें इतने बनते हैं, तो ऐसे कर के पास तो हो ही जाएँगे। तो मुझे भी यही था कि मैं बाकी सब सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊँगी, सब हो जाएगा, बस ऑडिट में 40 मार्क्स आ जाएँ। अगर ऑडिट में 40 आ गए तो मेरा हो जाएगा। एंड मुझे सिर्फ़ उसी का डर था। मैं रिज़ल्ट आने तक बस यही भगवान से बोलती रही कि ऑडिट में क्लियर करवा देना, बाकी तो हो जाएगा इस बार, ठीक है, सही गए हैं सारे। तो वही, और मैं ऑडिट को लेके ही श्योर नहीं थी क्योंकि ऑडिट में है बस वो लक ही चलता है कि जिस टाइम हो गया तो हो गया, तो फिर ठीक है। उसके बाद हमारा रिज़ल्ट था 7 जुलाई को रिज़ल्ट था हमारा एंड सुबह 8:30 पे रिज़ल्ट आ गया था। मैं अभी 8-10 पे उठी ही थी, सो कर के तो क्योंकि नींद भी जल्दी खुल गई थी, नहीं तो संडे का दिन था वो, संडे को जल्दी क्यों ही उठेगा इंसान। बट वो रिज़ल्ट के चक्कर में तो जल्दी उठ गई थी मैं। तो आई वाज़ सो स्ट्रेस्ड कि यार रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आने वाला है। तो उसके बाद मेरी मम्मी कहीं गई हुई थी, कहीं पूजा वगैरह कुछ करने गई हुई थी, वो सुबह के टाइम पे और मैं घर में अकेली थी, पापा काम पे जा चुके थे, भाई मेरा बाहर पढ़ता है, स्टडी करता है दिल्ली में, तो वो भी नहीं कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। एंड देन आई गॉट टू नो कि रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड। 8:30 के अराउंड पता चला कि रिजल्ट आ चुका है एंड आई वाज़ शिवरिंग कि भाई रिजल्ट आ गया है, अब मैं और कोई मेरे आस-पास है भी नहीं, तो मेरे को अकेले रिजल्ट देखना है। हमने सामने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं,
तो लड्डू गोपाल जी थे सामने में, तो बस था कि ठीक है इन्हीं के सामने अब देख रहे हो। मैं इतनी देर तो वेट नहीं कर सकती थी कि मम्मी आए फिर मैं देखूँ, इतनी देर वेट नहीं होता जब रिजल्ट आ जाता है। मैंने कहा चलो देख लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट डाला, हाथ काँप रहे थे मेरे, तो भाई वो मोमेंट मुझे हमेशा याद रहेगा। तो मैंने रिजल्ट खोला, आँखें बंद करके खोला मैंने ऐसे आँखें बंद करके रिजल्ट खोला कि प्लीज़ पॉज़िटिव रिजल्ट आ जाए। एंड जब मैंने स्क्रीन पे रिजल्ट देखा, वो सच में सक्सेसफुल लिखा हुआ था, बोथ ग्रुप्स दिए थे। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैंने ऊपर अपना नाम, रोल नंबर दोबारा पढ़ा कि ठीक है मेरा ही रिजल्ट है ना। मैंने प्रॉपर चेक किया उसको 2-3 बार, उसके बाद मुझे हुआ कि हाँ, मेरा ही रिजल्ट है और मैं सीए बन गई हूँ। और मेरी मम्मी गई हुई थी लाइक वो मानती हैं कि तो वो सत्संग में गई हुई थी, उसमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, वो कितनी को मानती हैं, तो उसमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, तो वो तो अभी आराम से आने वाली थी। एंड उन्हें तो उनकी वो फ़ोन भी नहीं लेके गई थी, वहाँ फ़ोन का क्या ज़रूरत है, तो उन्हें तो कोई आइडिया था ही नहीं। बट मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया था, इट्स सी अपनी पूरी ना हो, तो रिलेटिव्स के मैसेजेस, कॉल्स आने शुरू हो चुके थे, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस, ये वो, तो मैं सबको थैंक यू बोल रही थी, सबके फ़ोन्स आ रहे थे, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था वही आस घर के पास ही रहता था, मेरा स्कूल फ्रेंड था, अभी भी मेरा फ्रेंड है मतलब, तो वो मुझे कांग्रेचुलेट करने घर आया कि ठीक है, कि मतलब कांग्रेचुलेशंस ये वो। एंड इतने में मेरी मम्मी आई, तो उन्हें तो पता ही नहीं था, वो सोच रही थी कि ये 10 बज रहे थे सुबह 9-10, मम्मी सोच रही थी कि इतनी सुबह-सुबह क्यों आया हुआ है? मतलब इतनी सुबह-सुबह तो कुछ बात तभी 10 बजे सुबह कौन आता है इस मतलब फ्रेंड भी आ रही थी तो। मम्मी एंटर हो रही थी और देख रही है कि ये क्यों आया हुआ है। मैं तो क्या ही बताती, वो इतना खुश था कि उसने बता दिया आंटी अपनी सीए बन गई। एंड मैंने कहा भाई मेरे को तो बताना रहता मेरी खुशी है। उसके बाद मम्मी तो बहुत खुश थी। एंड पापा तो थे नहीं, तो मैं पापा को फ़ोन करके बता चुकी थी, भाई को भी फ़ोन करके बता चुकी थी। तो वो दोनों को तो फ़ोन पे बताया था अभी। पर म पा तो मम्मी तो घर पे है, तो मम्मी ने बताया, मम्मी तो बहुत खुश थी। एंड पापा भी जहाँ काम करते हैं, पापा ने वहाँ सबको बता दिया एंड ऑल वर सो हैप्पी कि भाई सीए फाइनली बन गई, क्योंकि सबको हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी पता थी। तो उसको देखते हुए भी उन्हें सबको बहुत हुआ कि ठीक है फाइनली अपनी सीए बन गई एंड वो बहुत खुश थे इन सब चीज़ों को लेके। तो यही था उस दिन, फिर वही केक वगैरह काटा सीए बनने का, मिठाई वगैरह एंड ऑल सब वो सेलिब्रेशन चली 2-3 दिन, तो अच्छा लगा, वो सब मोमेंट बहुत अच्छे थे। मैम सीए बनने से पहले जो होनी पड़ी थी और सीए बनने के बाद एज अ एक मतलब फैमिली में तो रिस्पेक्ट बढ़ता ही है, एज अ स्ट्रेंजर्स का क्या बिहेवियर चेंजेस दिखे या फिर किसी का आपने ऑब्जर्व किया हो? हाँ, स्ट्रेंजर्स इन द सेंस मैं यही कह सकती हूँ कि स्ट्रेंजर्स तो इंस्टाग्राम पे ही होते हैं, या क्योंकि और तो ऐसे तो कोई स्ट्रेंजर्स नहीं मिलता मतलब ऐसे तो। तो स्ट्रेंजर्स तो इंस्टाग्राम पे ही थे, वहाँ पे भी मैंने डाला एंड मतलब कि जो लोग स्कूल में थे एंड उनसे कभी कोई बातचीत नहीं थी, बस ऐसे थे स्कूल में, कभी कोई छोटी क्लास में, वो सब मुझे ऐसे कांग्रेचुलेट कर रहे थे कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल, कि हमारे स्कूल में से सीए बन गई एंड ऑल। मेरे को जब थोड़ी मैं भी थोड़ी रिनॉन थी, मतलब मेरी फ्रेंड भी उसी टाइम ही उसी दिन बनी थी, बट वो एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, यू नो मतलब मैं एक्टिव रहती हूँ काफ़ी, तो सब लोग मुझे जानते थे, तो मुझे करा, वो मेरी फ्रेंड इतना एक्टिव नहीं रहती है, तो उसके साथ कोई इतना कनेक्टेड भी नहीं था, तो उसको तो नहीं हुआ इतना, बट मुझे इतना लगा कि तो उन्हें नहीं पता था कि वो भी सीए बन गई है, क्योंकि उसके बारे में कोई इतना जानता ही नहीं था। मैं एक्टिव रहती थी तो पता था, तो जब मैंने डाला तो फिर सबका कांग्रेचुलेशंस आया एंड मेरे वो लोकल न्यूज़पेपर में भी आया था फोटो एंड सब कुछ, हेडलाइन्स वगैरह, तो वो भी मैंने डाली थी, तो पूरा स्कूल वाज़ लाइक भाई स्कूल के हर एक बच्चे ने, लाइक छोटी क्लास में था, चाहे बड़ी क्लास में था, सबके मैसेजेस आए कि भाई वाओ! यू आर ऑन द न्यूज़पेपर एंड ये वो, सबके कांग्रेचुलेशंस आए कि भाई प्राउड मोमेंट ऐसे करके। तो स्ट्रेंजर से तो बहुत अच्छा वो मिला था मुझे रिप्लाई। आफ्टर सीए जब एक आप जब जॉब की तलाश में होंगे कि अब मुझे जॉब में जाना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए,
तो उस समय क्या सिचुएशंस थी और साथ में मतलब क्या डिमांड करती है एज कम्पेयर टू जब हम स्टडी करते हैं, और इन कंपनी में क्या डिमांड्स होती है? ओके, तो सीए बनने के बाद 2-3 दिन तक ठीक है, अच्छा सेलिब्रेशन चला एंड देन मुझे लगा कि अब तो जॉब चाहिए, अब सीए बन गए, अब तो जॉब चाहिए, पैसे चाहिए, अब तो काम हो रहा था कि वेट नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा था कि बस अगले हफ्ते ही जॉब लग जाए बस अब तो, ऐसा हो रहा था। एंड हमने कैंपस प्लेसमेंट के फॉर्म्स फिल कर दिए थे, तो रिजल्ट आने के बाद ही क्या फॉर्म्स आ गए थे एंड उसका कैंपस प्लेसमेंट के जो इंटरव्यूज़ थे वो 1 मंथ के बाद थे। तो हम जितने भी सारे बने थे फ्रेंड्स एक्चुअली क्या होता उसी अटेम्प्ट में हम सारे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो साथ में कोचिंग लिया करते थे फाउंडेशन की। मोस्टली सब उसी अटेम्प्ट में बने थे, तो सब एक साथ बने थे, तो और ही अलग लेवल की खुशी थी कि भाई सब एक साथ बन गए। तो सब हम लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। एंड हमें था कि जब तक कैंपस प्लेसमेंट तो नेक्स्ट मंथ है, इतना कौन वेट करेगा? उससे पहले भी इधर-उधर इंटरव्यूज़ के लिए ट्राई करते रहते हैं। वैसे भी ऐसा हमने सुना था कि कैंपस प्लेसमेंट में बहुत मुश्किल से ही प्लेसमेंट होती है, सबकी नहीं होती है। क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट आईसीएआई कंडक्ट करा रही है, उसमें बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती हैं एंड वो बहुत भई देख के हाई लेवल ही शॉर्टलिस्ट करती है। ऐसा-ऐसा बहुत हमने सुना था, तो हमें ये था कि यार उसमें तो बहुत कम चांसेज़ है, हम बाहर भी इंटरव्यूज़ देते रहते हैं। तो वही हमने प्रिपेयर करना शुरू कर दिया इंटरव्यूज़ के लिए, थोड़ा बहुत पूछा किसी लोगों से जो मतलब दे चुके हैं कि क्या पूछा जाता है। मेरी एक फ्रेंड थी वो 1 अटेम्प्ट पहले बन गई थी, तो एंड वो भी सेम मेरी ही कंपनी में काम कर रही है, सेम है, हम दोनों मिलते रहते हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा मैंने गाइडेंस ली थी कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, कितनी देर का होता है, क्या-क्या डिटेलिंग ली जाती है, ऐसा सब कुछ। तो वही उसने फिर मुझे बताया एंड मैंने उसको फ़ॉलो किया एंड ठीक है, सब अच्छा रहा। मैंने इंटरव्यूज़ के लिए पहला चीज़ होती है सीवी, जो हम अपना रिज़्यूमे बना रहे हैं, वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए एंड शॉर्ट ही होना चाहिए बट शॉर्ट में ही सब कुछ पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको पैराग्राफ्स में भर दो, जो सामने वाला जब शॉर्टलिस्ट करने को आ रहा है, तो वो पढ़ रहा है, तो उसे बहुत ऐसे लग रहा है कि यार ये इतना कुछ क्या लिखा? उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक-एक को इतना उनको है कि वही कि शॉर्ट लाइन लिखी हो बट उसी में इस लिखा हो कि इस बंदे ने क्या किया है। तो वो सीवी होता है ढंग से बना हुआ एंड एटीएस फ्रेंडली स्कोर भी होता है जो हम चेक करते हैं अपने सीवीज़ के लिए कि हमारा कितना स्कोर है, तो 80 तक स्कोर होना चाहिए। मतलब गूगल वगैरह पे बहुत सारी साइट्स हैं, तो वहाँ पे चेक करते हैं। तो मैंने भी अपना सीवी ऐसे ही करके प्रिपेयर किया था एंड फिर उसके बाद मैंने फ़ोकस किया कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो पहले तो वही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है? फिर उसके बाद वो पूछना शुरू करते हैं हमारे सीवी में से क्वेश्चंस या फिर जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमारे सीएज़ में पूछे जाते हैं, इंड एस वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, इंड एस या फिर ऑडिट में ऐसे होते हैं, उनसे रिलेटेड पूछते हैं या फिर हमारे पूछते हैं सीवी में से। जो भी हमने सीवी में लिखा है, जो भी, वो उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लाइक अगर हमने कुछ भी लिखा है, वो उससे पूछेंगे कि आपने ये किया है? तो फिर अगर नहीं किया हुआ तो फँस जाओगे। इसलिए वही लिखो जो किया है और उसके बारे में पूरा पता हो। फिर वो पूछते हैं कि अगर ये किया है तो कैसे किया था? इसमें क्या चेक किया था करते हुए? ऐसे-ऐसे वो प्रॉपर हर एक चीज़ पूछते हैं उसके अंदर से। एंड बाकी तो यही है कि इंटरव्यू देते हुए वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेते हैं कि आपने जब ट्रेनिंग आर्टिकलशिप जिसे बोलते हैं वो करी थी तो आपने उसमें क्या चैलेंजेस फेस किए थे? कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिफ़िकल्टी लाई हो? ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 इयर्स? जो ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं तो पूछते ही हैं और बाकी जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसमें ये हमारा सीवी से रिलेटेड सीवी में से पूछेंगे या फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं इंडेक्स वगैरह ऐसे वगैरह तो उसमें से पूछते हैं। तो मैंने ऐसे ही इसी अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना शुरू करा एंड कुछ मतलब सीए मॉन्क है जो इसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं और उनके पीडीएफ्स भी अवेलेबल है उनकी साइट पे तो मैंने वो रेफर की, मैंने उसमें से स्टडी किया, मैंने प्रिपेयर किया। तो
इन सब चीज़ों ने मुझे हेल्प की एंड ये सब टिप्स मैंने अपने लिंक्डइन पे भी शेयर करी हुई हैं एंड मैंने अपना सीवी भी लिंक्डइन पे शेयर किया था जो बहुत लोगों को हेल्पफुल हुआ था, मतलब उन्होंने ठीक है डाला भी था एंड कई लोगों ने मुझे पीडब्ल्यूसी में रेफर करने को कहा तो उन्होंने मेरा ही पीडब्ल्यूसी का मतलब मेरा ही सीवी का फॉर्मेट यूज़ करके मुझे दिया हुआ था कि रेफर कर दो, मतलब उन्होंने मेरा फॉर्मेट मांगा था तो मैंने अपना लिंक्डइन पे भी शेयर किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ही इम्पैक्टफुल था, उसका एटी स्कोर भी गुड था। तो वो एंड सिंपल था वो, उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा-वैसा नहीं था क्योंकि सीवी शुड बी सिंपल, कुछ भी ऐसा कलरफुल सा और ये सब नहीं होना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें थी जिनने मुझे इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प की। तो मैम जब आप इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे थे, प्रिपरेशन स्टार्ट, और उसके बाद जब इंटरव्यू निकल गया, जब जॉब सेक्टर में आप चले गए कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि हाँ जब हम पढ़ते थे और एज कम्पेयर टू जब हम जॉब कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्या डिफरेंस लगता है स्किल्स में, क्या डिफरेंस लगता है कि कितना एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है ये सब? तो पढ़ाई पढ़ाई जो हमने की है, स्टडी की है, वो अप्लाई कहीं न कहीं तो होती हैं। बट रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट मतलब हम अब अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट सब्जेक्ट होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ऑडिट होता है, टैक्स होता है। तो हम जिस फील्ड में जा रहे हैं मतलब अलग-अलग सीए बनने के बाद भी हमारी मर्ज़ी है हम ऑडिट फील्ड में जा रहे हैं या हम किसी टैक्स फील्ड में जा रहे हैं या अकाउंट फील्ड में जा रहे हैं। तो जिस भी फील्ड में हम जॉब करने जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी हमने स्टडी किया होता है, वो वहाँ पे अप्लाई तो होता ही है। तो वो कहीं न कहीं वहाँ पे काम आता है। बस यही है कि जो हमने पढ़ा है वो आगे जाके काम तो आ ही जाता है वहाँ पे। जब हम जॉब करने लगते हैं वहाँ पे अप्लाई होती हैं वो स्किल। एक्सेल जो हमने सीखा होता है आर्टिकलशिप में जो भी फ़ॉर्मूलाज़ ये वो वहाँ पे जब हम जॉब करने लगते हैं वहाँ पर भी हमारा वो हेल्पफुल रहता है। हम जैसे आप बिग फोर में, आपका फर्स्ट जॉब ही बिग फोर में लगा पीडब्ल्यूसी में, तो वहां पे ऐसे भी होंगे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कि जो एमबीए करके आए हैं या फिर बैचलर डिग्री करके आए हैं एज कम्पेयर की चार्टेड अकाउंटेंट ना हो, तो उनका क्या डिफरेंस हो जाता है वहां पे जाके कि हाँ वहाँ उनमें थोड़ा ये कि थोड़ा डिफरेंस हो रहा है कि चार्टेड अकाउंटेंट है तो उससे थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? तो आई वुड से कि पीडब्ल्यूसी एक सीए फर्म है, तो यहाँ पर 90% लोग सीएज़ ही हैं, क्योंकि क्या? ये एक बहुत बड़ी बिग फोर सीए फर्म है, तो यहाँ पे 90% लोग सीए ही मिलेंगे। मुझे तो अभी तक मेरे जितना अभी तक मैंने लोगों से उसमें 1-2 लोग मिले कि ठीक है वो सीए नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सीए है तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी एंड नॉर्मल है तो नहीं मिलेगी। इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स यू आर अप्लाइंग, इट्स ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस यू आर गिविंग टू दैट कंपनी। तो वो चीज़ है कि वो लोग हमसे सीनियर हैं पर वो सीए नहीं हैं। बट वो सीनियर हैं तो उन्होंने कुछ तो किया होगा ना अच्छा परफॉर्म कि वो आज सीनियर भी हैं एंड वो सीए नहीं है। एक है मेरे नॉन में उसमें वो मैनेजर है। बट ही सेड कि वो सीए नहीं है। हम जब मेरी उनसे बात हुई तो हुआ कि भाई मैनेजर है एंड उनका बहुत अच्छा लेवल है एंड वो सीए नहीं है। तो मैंने कहा व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? तो उन्होंने कहा कि ठीक है ग्रेजुएशन है बट उन्होंने साथ-साथ सीपीए भी करी है। तो ये सब सीए नहीं करी सीपीए करी है ऐसा कुछ। तो कुछ ना कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा कोर्स पीडब्ल्यूसी में वैसे भी इतनी आसानी से तो जॉब नहीं मिलेगी कि सिंपल ग्रेजुएशन करी, कुछ तो एक्स्ट्रा करा होना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ तो वैसे ही सारे सीए हैं, तो वहाँ तो वैसे ही कुछ ऐसा समझा ही नहीं जाता कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसा नहीं समझा जाता। क्योंकि वहाँ सारे ही सीए हैं, तो सब एक बराबर हैं, तो वहाँ क्या ही इतनी इम्पोर्टेंस मिलेगी। वहाँ बराबर जैसे कॉर्पोरेट लाइफ़ है, ऐसे हमारी कॉर्पोरेट लाइफ़ है। तो वहाँ तो अलग सी है कि वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, नॉर्मल रहता है। कि मैम जैसे आपने बताया कि वहां पे नॉर्मल रहता है, एज डिफरेंट क्या दिखता है कि जैसे मतलब कहीं बाहर गए हैं, किसी और एरिया में है या फिर अपने दोस्तों में जो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है, और आपने बताया कि आपके दोस्त ने भी चार्टेड अकाउंटेंट सेम ईयर में क्वालिफाई किया था, तो वो क्या कर रहे हैं अभी?
ओके, तो जो मेरी एक फ्रेंड है उसने भी सेम करा था एंड शी इज आल्सो वर्किंग ऑन द बिग फोर EY इंडिया एंड वो अपना कर रही है, यहीं पे गुड़गांव में ही जॉब कर रही है, EY में कर रही है, वो ऑडिट में ही है वो भी, पर वो डिफरेंट ऑडिट में है। ऑडिट के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो फॉरेंसिक ऑडिट में है, मैं स्टैट ऑडिट में हूँ, ऐसा है, तो है तो ऑडिट में ही। एंड अलग तो लगता है, मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं दो, वो नॉन सी में हैं और वो भी यहीं पे जॉब कर रहे हैं गुड़गांव में ही। बट ठीक है, अब वो उनके सामने मैं मतलब उनके साथ मैं जाती हूँ कहीं घूमने वगैरह, तो मैं तो ऐसा डिफरेंशिएट नहीं करती, मतलब मेरे लिए तो हम सारे एक जैसे हैं क्योंकि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं अभी तक है, बट वो उन्हें कहता है कि भाई ये सीए है, इसका लेवल अप है, ऐसा है वैसा, तो मैं उन्हें जस्ट ऐसे कभी ऐसा रियलाइज नहीं करवाती कि भाई मैं सीए हूँ तो मेरा बहुत लेवल अप है। मैं तो हमेशा ऐसी रहती हूँ कि ठीक है हम सारे दोस्त हैं, बट मैं देखती हूँ भाई ये तो सीए है, ये तो बड़े लोग है, ऐसा, या कहीं भी जाओ जहाँ सीए है और फिर उससे नीचे लेवल का, तो हमें तो होता है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कहीं रिलेटिव्स में भी जाओ तो ऑब्वियसली सीए इज वन ऑफ द टॉप कोर्सेज ऑफ इंडिया, तो वो हाँ इम्पोर्टेंस तो बहुत फील होती है। अब जैसे मैं लास्ट मंथ भी अपनी नानी के घर गई हुई थी एंड तो मैं ठीक है अपने घर नानी के घर पर थी एंड कुछ लोग स्पेशली मिलने आए, उन्हें पता था कि मैं आई हुई हूँ एंड सीए बनने के बाद मैं अभी गई थी, तो वो स्पेशली मुझसे मिलने आए कि ये मतलब सीए साहब से हमें मिलना है एंड दे सेड लाइक दिस, तो मुझे तो बहुत खुशी हुई एंड मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी को खुशी हुई कि भाई ठीक है वैल्यू बढ़ गई है अब। तो मैम जैसे आपने पूरी जर्नी बताया, अभी जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आप अपने लाइफ के पीछे जाएं, अगर आप आज 10th पास होकर 11th में जा रहे होंगे, क्या आपने को लगता है कि आप चेंजेस करेंगे जिससे आप में और इम्प्रूवमेंट आ सकती है? चेंजेस तो मैं अपने अंदर तो यही कहूंगी कि पहले अब मतलब मेरा तो बाद में 12th के बाद डिसाइड हुआ कि मुझे सीए करनी है। मुझे ये है कि मुझे 11th में ही सोच लेना चाहिए था कि मुझे आगे क्या करना है, पर मैंने 11th में नहीं डिसाइड किया था कि मुझे आगे क्या करना है, बस मुझे इतना पता था कि मुझे साइंस नहीं लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि जो भी कोई अपना कोर्स डिसाइड कर रहा है कॉमर्स या नॉन मेडिकल, तो तब वो सोच ले कि उसे आगे करना क्या है। ये नहीं कि कुछ भी उठा के ले लो, ये आसान है वो मुश्किल है, कुछ नहीं, वो डिसाइड कर ले कि इन्हें क्या करना है आगे। एंड यही सब था फिर, बस यही था यार, मतलब कि सीए तो मैंने पहले नहीं डिसाइड की, तो मुझे पहले सोचना चाहिए था इस बारे में। तो मैम थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने एक एक स्टेप्स में मतलब जो लेवल्स होते हैं आपके चार्टेड अकाउंटेंट के, सारे लेवल फाउंडेशन से लेके इंटरमीडिएट फाइनल तीनों लेवल के बारे में अच्छे से बताया। रिजल्ट के टाइम आपके मन में क्या चल रहा था, रिजल्ट के बाद क्या था, तो आपने सारा क्लियर किया। तो थैंक यू सो मच मैम जो हमारे साथ जुड़े आप। Yeah, thank you for giving me this opportunity. So I love sharing my experience. It was a very good podcast. Thank you. थैंक यू सो मच मैम।